नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीशन पे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया था दोस्तों, जो कि हमेशा सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं। और फिर अपन ने वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखे थे जिनके डबल मीनिंग थे, वो कभी सिंगुलर हो रहे थे और कभी प्लूरल हो रहे थे। दोस्तों आज ऐसे ही एक आधा वर्ड्स और हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी ऑलवेज प्लूरल नाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज ऑलमोस्ट हम इस टॉपिक को कंप्लीट पे ही हैं और आई होप आपने एक्सरसाइजेस अभी तक रेडी कर ली होंगी। नहीं की हैं तो भी दोस्तों मैं आपको एक आधा दिन का टाइम ज़रूर दे रही हूँ, ताकि आज की क्लास का भी और इससे प्रीवियस जो भी आपका होमवर्क पेंडिंग हो आप उसे कंप्लीट कर लें, ताकि हम एक दिन आपकी प्रॉब्लम क्लास ज़रूर से ले लें। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्लास के लिए मैं प्रॉब्लम क्लास बिल्कुल लाइव ही लूँगी, और उससे पहले मैं आपको मैसेज ज़रूर छोड़ दूँगी कि भाई इस दिन और इस टाइम पे आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्लास है। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आप लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक पेन और एक पेन्स। दोस्तों दोनों के ही मतलब आप जानते हैं। दोस्तों पेन का मतलब होता है दर्द या दुख, है ना। अब दर्द बोल लूं चाहे दुख बोल लूं, दोस्तों दर्द और दुख दोनों ही आप भी जानते हैं कि काउंट नहीं किए जा सकते। दर्द को कैसे काउंट करोगे कि भाई मेरे एक दर्द हो रहा है, मेरे दो दर्द हो रहा है, नहीं ना। आप ऐसे ही बोलते हो यार मेरे थोड़ा दर्द हो रहा है, या आज तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप ये थोड़ा और ज़्यादा में इसे नाप सकते हो, बाकी 1 2 3 4 500 कर ही नहीं सकते ना। तो यानी कि पेन तो क्या हो गया दोस्तों, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन दोस्तों मैंने पेन्स भी बोला है। जब इस पेन की स्पेलिंग में हम एस लगाते हैं ना दोस्तों, पेन्स, तो इस पेन्स का मतलब होता है एफर्ट। एफर्ट यानी कि प्रयत्न जो आप किसी भी काम को करने में करते हो। अब दोस्तों एफर्ट्स तो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग एफर्ट कर रहे हो किसका, गवर्नमेंट जॉब का। हो सकता है ना कि आपका एक ही एफर्ट में या एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, है ना। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़े, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो। तो आप एक ही एफर्ट में भी पास हो सकते हो या एक से ज़्यादा एफर्ट्स में भी पास हो सकते हो। दोस्तों देखो, आप इसे एक और बात से ध्यान रख सकते हो, इसकी स्पेलिंग में देखो एस भी आ रहा है और इसकी स्पेलिंग में पी भी आ रहा है। एस स्टैंड्स फॉर कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, और पी स्टैंड्स फॉर कि ये प्लूरल भी हो सकता है। वाई? बिकॉज एफर्ट सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी। आप एक प्रयत्न करोगे तो सिंगुलर, और अगर आप मल्टीपल करोगे तो प्लूरल। तो दोस्तों ये वर्ड क्या था, पेन और पेन्स। पेन का मतलब दुख या दर्द जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद वर्ड क्या लिया हमने, पेन्स। पेन्स मतलब एफर्ट। एफर्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे ध्यान रहेगा, पेन्स की स्पेलिंग में पी भी है और एस भी है। पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। इज इट क्लियर और नॉट? तो यानी कि ये वर्ड्स आप जरूर ध्यान। देखो अब ये पेन सिंगुलर प्लूरल आपको पता कैसे चलेगा इसका मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, मैं आपसे ये कहूँ ग्रेट, क्योंकि भैया यूज तो आप वर्ड पेन्स ही करने वाले हो ना। ग्रेट पेन्स, अब आपको चुनना है हैज या हैव में से एक, बी टेकन। और एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, मच पेन्स, हैज या हैव में से आपको चुनना है बीन टेकन। तो देखो दोस्तों, अगेन वर्ड तो पेन्स ही है, अब आप ही को चुनना है कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, क्योंकि ये तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करें, इस पेन्स से पहले जो वर्ड दे रखा है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें। देखो यहाँ तो मच दे रखा है, और मैंने आपको मैनी और मच के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था मैनी किसके लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए, लेकिन मच तो यूज़ ही अनकाउंटेबल के लिए होता है ना। और जब ये यूज़ ही अनकाउंटेबल के लिए होता है तो हमेशा ही सिंगुलर होगा। तो मच पेन्स हैज़ आएगा यहाँ, तो ये कहानी तो खत्म। और यहाँ आपने क्या वर्ड बोला है, ग्रेट। ग्रेट मतलब बहुत सारा, बहुत बड़ा। अब जब आप किसी चीज़ को बहुत सारा बोल ही रहे हो कि बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े, खुद ही बोल रहे हो ना ग्रेट, तो फिर क्या आ जाएगा, हैव।
तो माइट भी पॉसिबल कि सेंटेंस में पेन्स के लिए, मैं पेन की बात नहीं कर रही क्योंकि पेन तो है ही हमेशा सिंगुलर, लेकिन मैं पेन्स की बात कर रही हूँ कि पेन्स के लिए हो सकता है आपको सेंटेंस जज करना पड़े, उसके आगे पीछे के वर्ड्स देखने पड़े कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो मैंने वर्ड लिया है दोस्तों वो है यूथ। अभी यूथ वर्ड के साथ देखो, जैसे दोस्तों अपन ने ब्यूटी वर्ड पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल यूथ वर्ड भी वैसा ही है। बस ये है कि ब्यूटी वर्ड आप मोस्टली फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करते हो और जो यूथ वर्ड है ये मोस्टली हम मेल जेंडर के लिए। जिस तरह वहाँ ब्यूटी के दो मतलब थे, सुंदरता भी था और सुंदरी भी था, वैसे दोस्तों यूथ के भी दो मतलब होते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, यूथ का मतलब जवानी भी होता है ना, कि अभी उसका क्या चलता है, यूथ टाइम चल रहा है, मतलब अभी उसकी जवानी चल रही है। और दोस्तों जवानी को तो आप काउंट नहीं कर सकते ना कि उसकी एक जवानी है, उसकी दो जवानी है, नहीं ना, जवानी जवानी ही होती है। तो यहाँ पे तो ये हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हमेशा ही क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन दोस्तों यूथ का मतलब जवान भी होता है, जवान यानी कि एक टीनेजर, जवान। अब दोस्तों जवान तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं ना। मैं कह दूं एक यूथ खड़ा था तो सिंगुलर, और मैंने कहा नहीं बहुत सारे यूथ्स खड़े थे तो प्लूरल। मैंने कहा अ यूथ इज स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड तो एक ही खड़ा है तो इज बोला। और मैंने कहा मैनी यूथ्स आर स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, बहुत सारे खड़े हैं। मैंने कहा 4 यूथ्स आर स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, 4 खड़े हैं। तो यानी कि यूथ भी डबल मीनिंग, जवानी भी है और जवान भी है। जैसे ब्यूटी का था, जवानी काउंट नहीं की जा सकती, ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन जवान काउंट किए जा सकते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये बिल्कुल ब्यूटी जैसा वर्ड था, बस ये है कि थोड़ा सा जेंडर डिफाइंड वर्ड्स हैं ये दोनों। देखो दोस्तों मैंने फिर 2 वर्ड्स लिए, एक मीन्स और एक वेजेस। हालांकि दोस्तों मोर और लेस दोनों का मतलब पैसों से ही होता है, सैलरी से ही होता है, और लगभग हम दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इनमें फ़र्क है कि एक मंथली उस पे दिया जाता है और एक डेली पे दिया जाता है। तो डेली को हम मोस्टली वेजेस ही बोलते हैं ना, रोज़मर्रा के भत्ते, रोज़गार भत्ता जो होता है। तो रोज़ के पैसे अगर आपको मिलते जाएं तो वो वेजेस, मंथली वाइज मिलते जाए तो उसको मीन्स बोल लो या सैलरी भी बोल लो। लेकिन दोस्तों मीन का एक और मतलब भी होता है जिसे आप कहते हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि इस मीन्स वर्ड के डबल मीनिंग हो गए कि एक तो सैलरी से और एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो अब ये खेल खेल जाएगा सिंगुलर और प्लूरल का। कैसे खेलेगा वो आप सुनो। देखो मैंने मीन्स के कितने, मैं मीन्स वर्ड की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने मीन्स के आपको कितने मतलब बताए, 2। एक मतलब तो सैलरी और दूसरा मतलब बताया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि साधन। अब दोस्तों मान लो मैं कहीं जा रही हूँ और मैं एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी से ही, अपनी कार से ही कहीं पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ। तो दोस्तों मैंने कितने साधन यूज़ किए, एक ही, यानी कि ये समझ आ रहा है कि ये सिंगुलर तो होता ही है। लेकिन दोस्तों सपोज करो कि मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है और मुझे डबल बस चेंज करनी पड़ रही है, या ये मान लो कि मैं मेरी कार से निकली, थोड़ी दूर मुझे पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहाँ मेरी कार नहीं जा सकती थी, तो मैंने अपनी कार पहले ही पार्क कर दी और थोड़ी दूर मैं पैदल गई। तो हो गए 2 मीन्स, एक तो कार और एक पदयात्रा, है ना। या फिर हो सकता है कई बार डबल बस चेंज करनी पड़ती है, या हो सकता है कभी कभार आधे रास्ते तो आपको ट्रेन का साधन मिल जाएगा, उससे आगे आपको बस तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप डबल मीन्स, ट्रिपल मीन्स, बहुत सारे साधनों का यूज़ भी तो कर सकते हो। तो यानी कि साधन तो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। मान लो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि मैं सिर्फ ट्रेन से गई तो सिंगुलर, और मैं आपसे ये कहूँ भाई मैं आधे रास्ते ट्रेन से भी गई और फिर उसके बाद मुझे बस से भी जाना पड़ा, तो ये क्या हो गए, डबल। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सेंस में तो ये सिंगुलर भी होता है और डबल। वो सेंटेंस आपको जज करा देगा, वो खुद बता देगा कि सिंगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है या फिर डबल की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर सैलरी की बात करूँ तो क्या कभी आपने किसी की 1 रुपये सैलरी सुनी है कि भैया मेरी 1 रुपये सैलरी है? नहीं सुनी ना। सैलरी हमेशा 1 रुपये से ज़्यादा ही होगी, किसी की भी होगी। अपन तो ये मान के चलते भैया आजकल 500 से कम तो किसी की सैलरी है ही नहीं,
है ना। तो 500, 1000 कितनी भी हो, पर 1 रुपये से तो ज़्यादा होगी ना। और जब वो 1 रुपये होगा ही नहीं, यानी कि एक गिनती में आएगा ही नहीं, तो सिंगुलर कैसे होगा। इसीलिए दोस्तों मीन्स वर्ड जब भी सैलरी के लिए यूज़ होता है तब हमेशा प्लूरल होता है। इतनी बात समझ आई। मीन्स वर्ड के कितने मतलब हो गए? 2 मतलब, एक तो सैलरी और एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सैलरी की बात करूं तो वो कभी भी 1 रुपये नहीं होती है, इसलिए सैलरी के सेंस में ये हमेशा ही क्या होगा? प्लूरल होगा। अब सिमिलरली वेजेस वर्ड की बात कर लें तो दोस्तों फिर वापस वेजेस का एक मतलब तो यही है, सैलरी। और जब यही सैलरी सिंगुलर नहीं हुई तो यहाँ कहाँ से होगी? क्योंकि वेजेस में भी भले ही आपको डेली के पैसे मिल रहे हो, पर 1 रुपये तो नहीं मिलेंगे ना। 1 रुपये से तो ज़्यादा ही मिलेंगे, भिखारी को भी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो अपन तो फिर भी कमाते खाते हैं। तो यानी कि 1 रुपये से ज़्यादा ही होगी सैलरी। तो वेजेस के आपकी पॉकेट मनी 1 रुपये से ज़्यादा होगी ना। चलो और बात तो छोड़ो। तो यानी कि मीन्स के फॉर्म में भी सैलरी में प्लूरल और वेजेस के फॉर्म में भी सैलरी में, तो ये हमेशा प्लूरल ही आएगा। लेकिन दोस्तों वेजेस एक बाइबल की लाइन में और यूज़ होता है, और वो लाइन मैं ज़रूर यहाँ लिखना चाहूँगी क्योंकि ये लाइन बहुत बार एग्जाम में एज इट इज़ रिपीट हुई है। एसएससी ने, पटवारी ने, इन सब ने इस लाइन को बहुत बार एग्जाम में पूछा है। वो लाइन क्या है? द वेजेस ऑफ सिन। ये बाइबल की लाइन है दोस्तों। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप का भत्ता मृत्यु ही है। यानी यहाँ पर भत्ते का मतलब है रिजल्ट। तो आप अगर पाप करे जाओगे तो आप पाप कितने भी कर लो, पर अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही मिलेगा, और वो है मृत्यु। ऐसा तो नहीं ना आपने एक पाप किया फिर एक मृत्यु मिली, फिर वापस जिंदा हो गए, फिर दूसरा पाप किया फिर दूसरी मृत्यु मिली, नहीं ना। आप पाप बहुत सारे कर लो, लेकिन अल्टीमेटली उसका एक ही रिजल्ट मिलेगा, और वो क्या है? डेथ। तो यहाँ पे इस वेजेस का मतलब है पाप से, कि जो पाप का भत्ता है वो क्या होता है? डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये इकलौती ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पर वेजेस सिंगुलर के फॉर्म में यूज होता है, वरना वेजेस का मतलब सैलरी है, और उस सेंस में हमेशा प्लूरल। इज इट क्लियर? दोनों ही वर्ड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम कुछ ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। अभी सबसे पहले हमने उन नाउन की बात की जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, फिर बीच में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स की बात की जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, और अब हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लूरल होते हैं, भले ही इनकी स्पेलिंग में एस आए चाहे ना आए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कुछ नाउन को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। वो 5 कैटेगरी क्या है? 5 P's। कैसे ध्यान रखना है आपको? 5 P's। तो ये 5 P's में हमने इसे कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। पहली है पीपल, लोग। दूसरी है पब्लिक, पीपल और पब्लिक मोर और लेस वन एंड द सेम थिंग। तीसरी है पीजेंट्री, चौथी है पोल्ट्री, और पांचवी है पुलिस। तीनों मतलब 5 वर्ड पी से। पहला क्या है? पीपल, पब्लिक, एक ही जैसे हैं पीपल और पब्लिक। फिर है पीजेंट्री, फिर है पोल्ट्री, और फिर है पुलिस। देखो दोस्तों, पीपल और पब्लिक आम जनता, उसके बाद हमारा देश किस पे टिका हुआ है? किसान पे, तो वो हो गया पीजेंट्री। उसके बाद एक तो किसान और दूसरा खाने की चीज़ क्या है? पोल्ट्री, तो चौथा हो गया पोल्ट्री, और हम सबकी रक्षा करने वाला कौन? पुलिस। तो ये 5 P's, पीपल, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री एंड पुलिस। इज इट क्लियर? अब यहाँ ये पांचों के पांचों वर्ड्स तो खुद ही प्लूरल हैं, हमेशा प्लूरल, लेकिन अब इनके कुछ सिनोनिम्स भी आपको ध्यान रखने हैं जो भी हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। स्टार्ट करते हैं हम कौन से वर्ड से? पीपल वर्ड से। देखो दोस्तों, पीपल वर्ड में मैंने सबसे पहले लिखा है जेंट्री। जेंट्री उन लोगों का समूह कहलाता है जो समझदार लोग होते हैं। देखो दोस्तों, आप इन वर्ड्स का स्नैपशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जेंट्री वर्ड होता है समझदार लोगों के लिए यूज होता है, समझदार लोगों का ग्रुप, तो ये हमेशा प्लूरल। जेंट्री का कभी भी जेंट्रीज नहीं होता, ये जेंट्री वर्ड ही क्या है? प्लूरल। फिर क्लर्जी का मतलब होता है पंडित, सिमिलरली क्लर्जी का क्लर्जीज नहीं होता, ये खुद भी क्या है? इटसेल्फ प्लूरल। क्लर्जी यानी पंडित लोगों का समूह। सिंगुलर के लिए भी यही वर्ड यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यही वर्ड यूज होता है। फिर है टीनेंट्री, टीनेंट्री यानी किराएदार, सिंगुलर के लिए भी यही है और प्लूरल के लिए भी यही। नोबिलिटी यानी अमीर लोग, सिंगुलर के लिए भी यही, प्लूरल के लिए भी यही। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आप इस वर्ड को ध्यान रखना, ऑफस्प्रिंग।
ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान भी होता है और ऑफस्प्रिंग का मतलब संतानें भी होता है। ऑफस्प्रिंग का कभी भी ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। ये क्या है, एग्जाम में कई बार आ जाता है वर्ड और हम फ्लो में ऑफस्प्रिंग्स मान लेते हैं, हमें लगता है संतानों का मतलब ऑफस्प्रिंग्स, है ना। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे, क्या क्या थे, पीपल और पब्लिक खुद तो है ही, और इनके सिनोनिम्स के तौर पर जेंट्री समझदार लोगों के लिए यूज़ होता है, उसके बाद क्लर्जी पंडितों के लिए यूज़ होता है, टीनेंट्री किराएदार, नोबिलिटी अमीर लोग, और ऑफस्प्रिंग संतान। सिंगुलर के लिए भी यही वर्ड्स आते हैं और प्लूरल के लिए भी यही, यानी इनके प्लूरल नहीं बनते, खुद प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर जो है पीजेंट्री। देखो दोस्तों, पीजेंट्री मैंने आपको बता ही दिया, किसान का समूह। देखो दोस्तों, पीजेंट्री के नीचे पहला वर्ड लिखा है वोमेन, पहला वर्ड मैंने लिखा है वोमेन, VERMIN। दोस्तों इस वोमेन का मतलब होता है खेतों में लगने वाले कीड़े, जो खेती को क्या कर देते हैं, खराब। अब दोस्तों पूरे खेतों में एक कीड़े तो नहीं लग सकते ना, बहुत सारे ही लगते हैं, तभी वो खेती खराब होती है। और इनफैक्ट शुरुआत भले ही एक कीड़े से होती है पर वो तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आपके घर में अगर किसी गमले में भी कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो एक कीड़ा तो नहीं लगता, बहुत सारे ही लगते हैं। तो वर्मिन मतलब खेती में लगने वाले कीड़े, मुंह से अपने आप निकलेगा ही क्या, कीड़े, ऐसा तो नहीं बोलो खेती में लगने वाला कीड़ा, कीड़े। तो वर्मिन अगेन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल ये इटसेल्फ खुद है, वर्मिन का वर्मिन्स नहीं होता, ये वर्मिन वर्ड खुद ही प्लूरल है। और दोस्तों उसके नीचे मैंने एक वर्ड लिखा है योमैनरी, योमैनरी है YEOMANRY। दोस्तों योमैनरी जो है वो बिल्कुल पीजेंट्री का सिनोनिम है, दोनों का ही मतलब किसान होता है। तो दोस्तों पीजेंट्री वर्ड का पीजेंट्रीज नहीं होता और योमैनरी का योमैनरीज नहीं होता, ये दोनों वर्ड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री वर्ड इटसेल्फ खुद ही प्लूरल है, पोल्ट्री का पोल्ट्रीज नहीं होता। उसके नीचे दोस्तों मैंने वर्ड लिखे हैं कैटल, शीप और डियर। दोस्तों ये शीप और डियर तो आपने बचपन में भी खूब पढ़ा होगा ना, ये एक ऐसे वर्ड्स थे जिनका प्लूरल भी यही हुआ करता था और मोस्टली हमारे तब भी एग्जाम में यही पूछे जाते थे। दोस्तों शीप का सिंगुलर भी शीप ही होता है और शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। वो सेंटेंस आपको बता देगा, मान लो मैंने कहा वन शीप इज अ रोमिंग अराउंड, तो आपको पता चल रहा है मैम एक ही बात कर रही है तो इज आएगा। और मैंने कहा मैनी शीप, तो मैं मैनी के साथ शीप्स नहीं बोलूंगी, शीप ही बोलूंगी, मैनी शीप। अब आप खुद बोल दो इज आएगा कि आर आएगा, आर आएगा ना, तो मैनी शीप आर रोमिंग अराउंड। सिमिलरली वो दोस्तों मैंने यहाँ वर्ड लिखा है फॉक। फॉक का मतलब होता है समूह, किसी का भी ग्रुप, और जब इसका मतलब ही ग्रुप है तो फिर एक तो व्यक्ति होगा नहीं है, एक तो इनमें से कुछ होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे तभी ग्रुप बोल रहे हो, तो अगेन प्लूरल। लेकिन दोस्तों यहाँ एक वर्ड मैंने फिश लिया है और मैं चाहती हूँ कि ये फिश वर्ड आप ज़रूर से सीखें। दोस्तों ये जो फिश वर्ड है ना, ये क्या है, सिंगुलर भी होता है, फिश का फिश प्लूरल भी है और फिश का फिशेस भी होता है। अब ये फिश का फिश कब होता है और फिश का फिशेस कब होता है? दोस्तों मान लो आपके घर में मछलियों का एक्वेरियम है, ठीक है, और आपके एक्वेरियम में अगर एक ही मछली है तो सिंगुलर है ही फिश। मान लो आपके एक्वेरियम में 5 मछलियां हैं, लेकिन वो पांचों की पांचों मछली एक ही जाति की है, मतलब हो सकता है वो पांचों शार्की हो, ठीक है, तो भले ही वो 5 हैं पर है तो एक ही जाति की ना। तो जब मछलियां एक ही जाति की हो, भले ही कितनी भी हो, तब उसका प्लूरल भी सेम ही रहता है। आई आपको बात समझ में? फिश का प्लूरल फिश ही कब होता है, जब आप भले ही बहुत सारी मछलियों की बात कर लो लेकिन वो सारी की सारी एक ही जाति की होनी चाहिए, यानी फिश वर्ड जाति पे बेस्ड वर्ड है। अब फिश का फिशेस कब होगा, जब आपके एक्वेरियम में वही 5 मछलियां हैं, लेकिन अब वो पांचों मछलियां हो सकता है 2 जाति की हो, उनमें से 3 तो शार्क हो और 2 स्टार फिश हो, है ना। तो जब आपके एक्वेरियम में एक से ज्यादा जाति की मछली आ जाए तब आप फिश का एक से ज्यादा जाति, तो आप बोलोगे कि इन माय एक्वेरियम देयर आर 5 फिशेस। आई आपको बात समझ दोस्तों? फिश वर्ड तो सिंगुलर ही है, लेकिन फिश वर्ड के प्लूरल 2 होते हैं। फिश वर्ड का प्लूरल फिश भी होता है और फिश वर्ड का प्लूरल फिशेस भी होता है। फिश का फिश कब होता है, जब आप एक ही जाति की बात कर रहे हो,
और फिश का फिशेस कब होता है, जब आप मल्टीपल जाति की बात कर रहे हो। अब आगे बढ़े, अब बात करते हैं इन सब से निकलने वाली गंदगी जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटा। जो पॉटी सूसू पॉटी करते हैं ना ये सब, उन सब गंदगी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा। इन सब में से कोई भी कर ले, कैटल, फिश, शीप, डियर, फॉग, कोई भी इन सब में से गंदगी कर ले। और दोस्तों इस एक्सक्रीटा वर्ड को भी हमेशा प्लूरल ही माना गया है। एक्सक्रीटा का प्लूरल एक्सक्रीटाज नहीं होता, एक्सक्रीटा वर्ड ही क्या है, प्लूरल है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं ये सारे के सारे वर्ड बिना एस के हैं, फिर भी क्या है, प्लूरल। इनमें से खास वर्ड आपको फिश ध्यान रखना था। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पुलिस वर्ड की। पुलिस वर्ड खुद भी प्लूरल। पुलिस का दोस्तों एक सिनोनिम होता है इन्फेंट्री, और इस इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले सैनिक है। दोस्तों मैंने पैदल सैनिक लिखा है तो एक तो लिखा नहीं है, सोल्जर तो लिखा नहीं है, सैनिक लिखा है ना, तो इसका मतलब इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक का ग्रुप, और जब है ही ग्रुप तो फिर प्लूरल तो होना ही है। इन्फेंट्री का इन्फेंट्रीज नहीं होता, ये वर्ड खुद इटसेल्फ प्लूरल है। फिर वर्ड लिखा है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है ऐसे सैनिक जो घोड़े पे हों, घुड़सवार। अगेन ये भी एक तो नहीं होंगे, पूरा समूह ही होगा। फिर नेक्स्ट लिखा है एडमिरल्टी। एडमिरल्टी मतलब नौसेना, है ना, ये भी एक ग्रुप नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। कैनन मतलब होता है दोस्तों तोपें। देखो दोस्तों कैनन वर्ड एक तोप हो तो भी कैनन, और बहुत सारी तोपें रखी हो तो भी कैनन। कैनन का प्लूरल कैनन्स नहीं होता, ये कैनन वर्ड ही क्या है, खुद ही प्लूरल है। और दोस्तों लास्ट में एक वर्ड लिखा है मैंने इंसिग्निया। दोस्तों ये इंसिग्निया वर्ड का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी आर्मी, नेवी, कहीं पर भी हो, है ना, मिलिट्री फोर्स में होने चाहिए, और जो आपको पदक चिन्ह वहाँ दिए जाते हैं, जैसे कईयों के ड्रेसेस पे आपने स्टार्स लगे हुए देखे होंगे, मेडल्स देखे होंगे, तो दोस्तों वो स्टार उनकी अब कॉस्ट्यूम का हिस्सा हो गए, है ना, वो मेडल्स उनकी कॉस्ट्यूम का हिस्सा हो गए, वो उनके हमेशा उनके ड्रेस पे लगे रहेंगे। जैसे कईयों के मेडल्स आपने यहाँ पे भी लगे हुए देखे होंगे, स्टार्स लगे हुए देखे होंगे, तो वो उनकी कॉस्ट्यूम का हिस्सा हो गए ना, तो ऐसे पदक चिन्ह भी प्लूरल माने जाते हैं। आई बात समझ? तो यानी कि सबसे पहले इन्फेंट्री, उसके बाद में आपने पढ़ा कैवलरी, देन एडमिरल्टी, देन कैनन एंड देन इंसिग्निया। ये सारे वर्ड खुद ही प्लूरल हैं, इनके प्लूरल नहीं होते। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये वो वर्ड्स थे जो बिना एस के थे, और ना ही इनकी स्पेलिंग में कभी एस लगता है। ये विदाउट एस ही कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके सिंगुलर भी ये खुद है और इनके प्लूरल भी ये खुद ही हैं। आगे और चलते हैं। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जिनकी स्पेलिंग में एस लगता है। इनकी स्पेलिंग में एस लगता है लेकिन ये हमें खुद सिंगुलर जैसे प्रतीत होते हैं, पर है क्या, प्लूरल। जैसे दोस्तों मैंने पहला वर्ड लिखा है एनल्स। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, है ना, इसकी स्पेलिंग में एस आ रहा है लेकिन इतिहास को देख करके ये सिंगुलर प्रतीत होता है, लेकिन दोस्तों ये वर्ड क्या है, अगेन प्लूरल। उसके बाद मैंने लिखा है थैंक्स। अब दोस्तों देखो थैंक्स नाउन भी है और वर्ब भी है। मैं वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नाउन की बात कर रही हूँ। और जब भी थैंक नाउन के फॉर्म में यूज़ होगा तो इसकी स्पेलिंग में एस आता ही आता है, थैंक्स ही बोलते हैं हम। और जब हम थैंक्स बोलते हैं तो ये कैसे कंसिडर होता है, प्लूरल कंसिडर होता है। फिर मैंने एक वर्ड लिखा प्रोसीड्स। प्रोसीड्स के आगे मैंने ब्रैकेट में मीन्स और वेजेस भी लिखा है, यानी इसका मतलब प्रोसीड्स का सैलरी से रिलेटेड ही है। देखो दोस्तों मीन्स मैंने आपको बताया था मंथली वाइज सैलरी, वेजेस होती है डेली वाइज सैलरी। प्रोसीड्स होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ पूरे दिन भर की जो कमाई करता है और जो पूरे दिन भर रात को वो जो गल्ले में से पैसे निकालता है ना, तो वो एक दिन की गल्ले में जो कमाई होती है, क्या कहा मैंने, एक दिन की जो गल्ले में कमाई होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रोसीड्स। तो ये भी क्या हुआ, सैलरी से रिलेटेड तो सारे वर्ड्स भी प्लूरल बोले हैं, तो ये भी प्लूरल। फिर लिखा है एनविरेंस। एनविरेंस होता है दोस्तों आपके घर के बाहर जो आसपास गंदगी होती है ना, चारों कोनों में, चारों तरफ, वो गंदगी को हम बोलते हैं एनविरेंस। फिर लिखा है मैंने नपचल्स। नपचल्स यानी कि जो बहुत अच्छे ओकेजन पे जो रस्में की जाती है, शादी और सगाई के टाइम पे जितनी भी रस्में की जाती हैं वो आती है नपचल्स में। और ये नेगेटिव रस्में यानी जब कोई मर जाता है और उसके बाद जो रस्में की जाती है उन्हें कहते हैं रिचुअल्स। दोनों ही रस्में क्या हैं, प्लूरल हैं। उसके बाद वर्ड लिखा है असेट्स। देखो दोस्तों असेट्स और रिचेस ये दोनों ही संपत्ति के लिए यूज होते हैं। हालांकि रिचेस वर्ड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, रिच का प्लूरल होता है, ठीक है, दोनों ही वर्ड संपत्ति के लिए। गुड और चैटल्स का मतलब होता है सामान। गुड तो अच्छाई, वो तो सिंगुलर है, लेकिन ये गुड्स है, गुड्स मतलब सामान। फिर लीविंग्स, लीविंग्स यानी जो आप प्लेट में झूठन छोड़ देते हैं वो,
स्वीपिंग्स होता है जो दोस्तों जो झाड़ू लगाने के बाद गंदगी इकट्ठी होती है। देखो दोस्तों गंदगी से रिलेटेड मैक्सिमम वर्ड्स प्लूरल ही है। थोड़ी देर पहले आपने एक्सक्रीटा पढ़ा था, वो भी प्लूरल, लीविंग्स पढ़ा वो भी प्लूरल, स्वीपिंग्स पढ़ा वो भी प्लूरल, और दोस्तों ड्रैग्स ये भी गंदगी है, ये ड्रैग्स भी प्लूरल। अब ये ड्रैग्स क्या होता है दोस्तों, जब आप चाय पीते हो ना तो लास्ट की जो सिप होती है जिसमें कि गंदगी होती है, चाय पत्ती का जो चूरा होता है वो उसमें मिक्स होता है काला काला, तो वो सिप आप छोड़ देते हो, उस सिप को हम ड्रैग्स बोलते हैं। यानी किसी भी लिक्विड पदार्थ की लास्ट सिप जो आप छोड़ देते हो उसे क्या बोलते हैं, ड्रैक्टल छट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ड्रैग्स। फिर लिखा है कंटेंट्स, आर्म, और आर्म्स का मतलब होता है दोस्तों भीख। अब ये दोस्तों आर्म वर्ड भी होता है इसका सिंगुलर, और इसका मतलब आर्म्स भी होता है, ये दोनों ही वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लो दोस्तों आपके एग्जाम में अगर आर्म और आर्म्स दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो तो देखो दोस्तों मैंने प्रायोरिटी वाइज टिक भी लगा रखा है कि आपको प्रायोरिटी आर्म्स को देनी है। ऐसे ही दोस्तों कर्ड मतलब दही, कर्ड भी होता है और कर्ड्स भी होता है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर फिर वापस एग्जाम में प्रायोरिटी पूछ ली जाए तो अब आपको टिक कर्ड को करना है। सिमिलरली दोस्तों एक वर्ड लिखा है मैंने ईव्स। दोस्तों इस ईव्स का मतलब होता है ओरी। अब ये ओरी क्या होता है दोस्तों, आजकल के मकान में तो बाहर छप्पर लगे हुए होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में दोस्तों झोपड़ियाँ होती थी, और जो झोपड़ियाँ होती थी ना वो मोस्टली इस सेंस में होती थी। अब झोपड़ियों का ये शेप क्यों दिया जाता था, ताकि बारिश में पानी इकट्ठा ना हो, वो बह जाए। और दोस्तों इस तरीके से जो बनाई जाती थी झोपड़ी, तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट दिया जाता था ताकि गिरे नहीं, है ना। आपने भी ऐसी झोपड़ियों का फिगर बनाया होगा बचपन में, ऐसी बनाते ना झोपड़ी, तो ये जो चीज़ आप देते हो ये शेप, ताकि वो पानी बहे, रुके नहीं, बह के निकल जाए, इस शेप को बोलते हैं ओरी। ये जो शेप कहलाती है ना वी शेप, इसे क्या कहते हैं, ओरी। तो ये दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना आप इसी तरफ ये शेप बनाओ उस तरफ नहीं बनाओ, दोनों तरफ बनेगी, और जब दोनों तरफ बनेगी तो प्लूरल, तो ये वर्ड भी हमेशा प्लूरल एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही लास्ट वर्ड लिखा है मोलासेस। मोलासेस का मतलब होता है जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़। मैं जैगरी वर्ड की बात नहीं कर रही, मैं मोलासेस वर्ड की बात कर रही हूँ, और ये हमेशा कैसे कंसिडर होता है, प्लूरल। तो दोस्तों ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी स्पेलिंग में एस खुद ही आ रहा था, और ये हमेशा किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑलवेज प्लूरल। यहाँ दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने थे, एक आर्म और एक कर्ड। आर्म भी होता है और आर्म्स भी होता है, वहाँ प्रायोरिटी आर्म्स को देनी है, कर्ड भी होता है और कर्ड्स भी होता है, और यहाँ प्रायोरिटी कर्ड को देनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको सिखा रही हूँ, सीक्वेंस। देखो दोस्तों आप भी जानते हैं कि इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन जानते हैं आप, और फर्स्ट पर्सन के अंदर आप जानते हैं एक आई और एक वी इंक्लूड होता है, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन यूज़ कर लो, मतलब वहाँ मैं भी हूँ और तुम भी हो, मतलब आप भी हो, तो फिर मैं को पहले रखूँ या तुम को पहले रखूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंस दूँ, आई, यू एंड ही। अब आएगा तो आ रही, क्योंकि 3 पर्सन है, प्लेइंग, तो हम तीनों खेल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा किसको पहले रखूं, आई को रखूं, यू को रखूं, ही को रखूं, या कैसे भी लिख दूं, है ना। नहीं दोस्तों हम इन्हें कैसे भी तो नहीं लिख सकते, ये ज़रूर एक सीक्वेंस पे बेस्ड ही लिखे जाते हैं। और वो सीक्वेंस क्या होता है वो सुने। देखो दोस्तों यदि आप अपना सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो, पॉजिटिव सेंस में, और या फिर आप एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे हो जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ऐसे सेंटेंस में जो आपका सीक्वेंस होगा दोस्तों, आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति को रेस्पेक्ट दोगे। किसको रेस्पेक्ट दोगे, सामने वाले को। तो सबसे पहले सामने वाले में सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और फिर आप खुद को रखो। यानी आपका फॉर्मूला बनेगा 2 3 1। और ये कब बनेगा, जब आपके सेंटेंस में कैसा सेंस आ रहा हो, या तो पॉजिटिव या फिर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो आपको सामने वाले व्यक्ति को रेस्पेक्ट देनी है, तो सामने वाले में सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर आप खुद आओगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर यही आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कुछ कांड किया है,
तो जब भी कुछ कांड करा हो या नेगेटिव सेंस हो तो भैया खुद को सबसे पहले आगे रखना है, मैंने करा है ना, खुद को सबसे पहले आगे रखो, उसके बाद आपका सेकंड पर्सन और उसके बाद आपका थर्ड पर्सन। अब जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, ये जो एग्जाम्पल है ये तो पॉजिटिव सेंस है, मतलब इसको ये कह सकते हैं ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इस कैटेगरी में आएगा। अब इस कैटेगरी में आएगा तो मुझे तो सबसे पहले नहीं रख सकती ना, सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड पर्सन, फिर कौन आएगा, थर्ड पर्सन, और उसके बाद मैं खुद आऊंगी, एंड आई। तो ये सीक्वेंस बनेगा यू, ही एंड आई। ऐसे देखो एक नेगेटिव का मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा डैश 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 पर्सन्स आपको खुद रखने आर क्रिमिनल्स। दोस्तों अब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंस हो गया क्रिमिनल्स, तो सबसे पहले खुद को रखो आई, फिर सेकंड पर्सन रखो यू, फिर एंड ही, तो आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अब दोस्तों वो आप वेरी कर लेना, अगर मान लो दो ही पर्सन हो, यहाँ पे मान लो दो ही पर्सन हो सेकंड और थर्ड तो दो लिख लेना, मान लो सिर्फ दो ही पर्सन हो सेकंड और फर्स्ट तो पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, मान लो यहाँ पे दो पर्सन हो तो पहले फर्स्ट आ जाएगा फिर थर्ड आ जाएगा, या पहले वन आ जाएगा फिर टू आ जाएगा, वो दो पर्सन के लिए आप चेक कर लेना। बस इतना ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो हमेशा सेकेंड पर्सन को ही तवज्जो देनी है, खुद को सबसे लास्ट में रखना है। तो फॉर्मूला बनता है 2, 3 और 1। लेकिन जब वही चीज़ आप नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो, नेगेटिव वाक्य बोल रहे हो, तो खुद को सबसे पहले रख लेना और तब फॉर्मूला बनेगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये था आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वीडियोस। आई होप आपने सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखे होंगे और खुद के नोट्स ज़रूर से बनाए होंगे। दोस्तों वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अब आपने अपनी सारी एक्सरसाइज करके रख लेनी है। मैं एक आधा दिन में आपकी लाइव क्लास के अंदर इसकी पीएसएस ज़रूर से लूँगी, आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इसकी पीएसएस कब होगी, बस आपको अपना होमवर्क अप टू डेट ज़रूर से रखना है। इज़ इट क्लियर और नॉट? दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और अब आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहो जो मैं लेने जा रही हूँ एक्टिव एंड पैसिव। तो अब नेक्स्ट वीडियोस आपकी शुरू हो जाएगी एक्टिव और पैसिव की। तो यहाँ तक टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपका ख़त्म कर दिया है, बस इसकी पीएसएस और लूँगी एंड देन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ व्हाट एक्टिव एंड पैसिव। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।